नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज विश्व आदिवासी दिवस है, लेकिन प्रदेश में आदिवासियों को लेकर हो रही सियासत के बीच आदिवासी दिवस भी राजनीतिक अखाड़े में तब्दील होने से बच नहीं सका। आदिवासियों की सत्ता दिलाने की ताकत का एहसास ही सही, ये वर्ग सियासत के केंद्र में तो आ ही गया है। सियासी मैदान में दावे और वादों की झड़ियों के बीच आदिवासी दिवस पर भी इन्हें लेकर पारा हाई दिखाई दिया। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस को विदेशी संस्कृति बताया, जिस पर पूर्व सीएम ने कहा कि आदिवासियों को विदेशी बताना आदिवासियों का अपमान है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। 1993 से अब तक के चुनावी आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो साफ है कि प्रदेश में सत्ता उसी की बनी जिसके साथ आदिवासी वोटर हुए। यही वजह रही कि आज कांग्रेस ने जोर शोर से आदिवासी दिवस मनाया। आदिवासी दिवस पर कांग्रेस के कार्यक्रम करने और कमलनाथ के संदेश पर बीजेपी हमलावर हो गई। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि मूल दिवस मनाना विदेशी संस्कृति का हिस्सा है। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आजादी के बाद आज तक उन्होंने बिरसा मुंडा को इतिहास के पन्नों में जगह क्यों नहीं दी, टांट्या मामा को जगह क्यों नहीं दी, रघुनाथ शाह शंकर शाह को जगह क्यों नहीं दी, रानी कमलापति को जगह क्यों नहीं दी। ये कांग्रेस के लोगों को विचार करना होगा कि उन्होंने एक तरफ आजादी के आंदोलन में भाग लेने वाले क्रांतिकारियों को भी स्थान नहीं दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो 5 स्थान है जिनको मोदी सरकार ने तीर्थ के रूप में विकसित किया है, उनको भी विकसित करने का काम कांग्रेस ने नहीं किया। इसलिए कांग्रेस ने तो एससी और एसटी समाज के साथ छलावा किया है। अब तो कांग्रेस फिर से धोखा देने की कोशिश कर रही है और इसलिए कमलनाथ जी बार बार ऐसा बोल रहे हैं। यही वजह है कि आदिवासियों से जुड़े मुद्दों पर बीजेपी कांग्रेस में जमकर सियासत होती रहती है। अब पूर्व सीएम ने आदिवासी दिवस पर बीजेपी के विरोध को आदिवासियों को विदेशी बताना कह दिया है। उन्होंने कहा कि विदेशी बताना आदिवासियों का अपमान है। आज हमें गर्व है कि विश्व आदिवासी दिवस है। हम आदिवासी समाज का सम्मान करते हैं और दुख की बात है आज हम विश्व आदिवासी दिवस तो मना रहे हैं, पर सबसे ज्यादा अत्याचार देश में मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर हो रहा है। ये हालात है, ये कोई छिपे नहीं है, ये आंकड़े केंद्र सरकार के हैं। तो बड़ी दुख की बात है। आदिवासी हमारे प्रदेश के मूल निवासी है और उनको कहना कि वो विदेशी है, कि उनको अलग अलग नाम से पुकारना, मैं समझता हूं कि ये आदिवासियों का अपमान है। आदिवासी दिवस पर पूरे प्रदेश में कई आयोजन हुए हैं। कहीं रैली निकली तो कहीं सभा हुई। कांग्रेस में तो आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग भी उठ चुकी है। बीजेपी में भी आदिवासी नेतृत्व को और तवज्जो देने का मुद्दा उठता रहता है। आदिवासी समाज से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों में कई नेता हैं, लेकिन उनको नजरअंदाज किया गया। बीजेपी में तो स्थिति ये है कि मालवा निमाड़ जैसे क्षेत्र में उसके पास आदिवासी वर्ग का कोई बड़ा नेता ही नहीं है। बहरहाल आदिवासी किस दल को बल देंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। भोपाल से टीवी 24 के लिए अतुल विनोद पाठक की रिपोर्ट। तो आदिवासी दिवस और छिड़ गई इस पर नई बहस, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। आपको उनसे सबसे पहले मुखातिब करा दें। हमारे साथ इस चर्चा में मोहित गर्ग जी जुड़े हैं, भाजपा नेता। मोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता अनुराधा सिंह जी इस डिबेट का हिस्सा है। अनुराधा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार संजय सोनी जी भी अपना पक्ष रखेंगे। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मोहित जी आपसे ही होगी। जिस तरह से स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का बयान सामने आया है, इसे लेकर अब कांग्रेस ने भी पलटवार कर दिया है। बयान की गहराई में बहुत हद तक हम नहीं जाएंगे क्योंकि पहले भी सुना जा चुका है, लेकिन क्या उनका ये जो बयान है इसे आप भी मानते हैं जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि आदिवासियों का अपमान है, या फिर इसके इतर किसी विचारधारा से बयान दिया गया? सबसे पहले आप सभी गणमान्यजनों को बहुत बहुत नमस्कार जी। मैं इस बात से शुरू करूं कि जी आदरणीय
मंत्री महोदय के बयान का परिपेक्ष क्या था। जी, उन्होंने ये कहा कि आदिवासी दिवस मनाया जाता है जी, जब इंग्लैंड ने अमेरिका बच्चों का कत्लेआम किया, जी, उसके बाद यूनेस्को ने, यूनिसेफ ने उनकी श्रद्धांजलि के लिए एक प्रायश्चित के चलते इस आदिवासी दिवस का आयोजन करना शुरू किया। जी, तो उन्होंने ये कहा कि ये विदेशी परंपरा है जी, और उसी के तारतम्य में जब श्री कमलनाथ जी ने कहा कि उन्होंने आदिवासियों को विदेशी कहा, ये तो बड़ा हास्यास्पद है। उन्होंने परंपरा को विदेशी कहा, आदिवासी को विदेशी कैसे कह सकता है? ये तो कोई अनपढ़ व्यक्ति भी नहीं कहेगा। तो ये पूरी तरह से बरगलाने वाली बात है। कांग्रेस हमेशा आदिवासियों को वोट बैंक मान के चलती है। जी, हम तो आदिवासी विश्व दिवस की बात करें, जितने आदिवासी वीरांगना और वीर हुए हैं उसका जितना सम्मान, जितने सम्मान से उनके दिवस जयंती हम मनाते हैं, इन्होंने तुमको कभी स्थान नहीं दिया। बिरसा मुंडा जी हो, टंट्या जी हो, रानी कमलापति जी हो, रानी कमलापति जी के नाम पर आज देश का सबसे खूबसूरत, सबसे विशाल, सबसे आधुनिक स्टेशन उनके नाम पर। फिर आदिवासियों की बात करें तो हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया का जब निर्वाचन हुआ, सबको याद होगा, लगातार लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी जी ने कितनी बार उनका अपमान किया। लगातार अपमान के बाद जब अति हो गई तब उन्होंने 2 शब्दों की माफी मांगकर खाना पूर्ति कर ली। तो भाजपा के कांग्रेस के द्वारा आदिवासियों का नाम लेना, उनके हितैषी बताना। अब आप थोड़ा सा भविष्य में भूतकाल में जाएं। 1980 में शिवभानु सोलंकी जी का नाम लगभग, जो कि आदिवासी समुदाय से आते थे, उनका नाम लगभग मुख्यमंत्री के लिए तय था। बट कांग्रेस की अपनी सामंतवादी सोच से श्री अर्जुन सिंह जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। उसके बाद इतिहास दोहराया गया। 1998 में फिर श्रीमती जमुना देवी जी का नाम आगे आया मुख्यमंत्री के लिए, जो कि वरिष्ठ कांग्रेस की मंत्री थी, उन आदिवासी थी। उनकी जगह फिर दोबारा दिग्विजय सिंह को स्थान दिया गया। तो कांग्रेस आदिवासियों का हितैषी होने की बात ना ही करे तो बेहतर है। जी मोहित जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि आदिवासियों का अपमान नहीं किया, विश्व आदिवासी दिवस को विदेशी परंपरा बताया, तो क्या इस दिवस का विरोध करती है बीजेपी? नहीं, हमने दिवस का विरोध नहीं किया, हमने इसको विदेशी परंपरा का विरोध किया। जी, ठीक है। विदेशी परंपरा है, इसको आप हिंदुस्तान के रीति रिवाज से मनाइए। हिंदुस्तान में इतने सारे वीरांगनाएं और वीर हुए हैं आदिवासी समाज से, बड़ी लंबी लिस्ट है। 1797 से लेके मंगल पांडे की क्रांति से लेके 1947 तक इतनी बड़ी लिस्ट है आदिवासी समाज के, हम कृतज्ञ हैं। अनुराधा जी से जवाब ले लेते हैं। अनुराधा जी, सुना आपने कि आदिवासियों को हमने विदेशी नहीं बताया, कहा है कि जो परंपरा है उस पर बात कही है मंत्री ने। लेकिन मोहित जी का बयान भी आपने सुना कि मनाने का जो ढंग है वो भारतीय होना चाहिए। तो क्या लगता है कि विरोध किस बात का बीजेपी कर रही है? क्या अपने आप में स्पष्ट है बीजेपी को? E24 के सभी दर्शकों, अमित जी आपको, सम्मानित पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक। जी। आदिवासी समाज हमारे मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। जी। कांग्रेस ने सदैव आदिवासी भाई बहनों के हित के लिए सदैव कार्य किया। शिवराज सरकार के 18 सालों में आप देखें, आदिवासियों पर अत्याचार के 30,400 मामले सामने आए हैं। जी। कुछ रोज पूर्व ही सीधी में भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रतिनिधि के द्वारा मेरे एक गरीब आदिवासी भाई पर घोर अत्याचार किया गया। जी। उसके कुछ रोज बाद ही आप देखिए, इंदौर में 2 आदिवासी भाइयों को पीटा जाता है। जी। नेवावर में गाड़ दिया जाता है। जी। कहीं जीप से घसीटा जा रहा है। शायद ही मध्य प्रदेश का कोई जिला हो कि जहां आदिवासियों पर अत्याचार न हो रहे हों। और मैं ये कहना चाहती हूं कि शिवराज सरकार का कुशासन है कि आज तो देखिए लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से ध्वस्त हो चुका है मध्य प्रदेश में कि अब तो अत्याचारी अत्याचार करते हुए वीडियो भी बनाते हैं। क्या दर्शाता है ये, आप बताइए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार
ने क्या कार्य किए हैं आदिवासी हितों के लिए जी, वो अपने आप को बहुत असहाय महसूस कर रहा है आज आदिवासी समाज भाजपा के कुशासन में। जी, ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार संजय सोनी जी का हम रुख कर लेंगे। संजय जी, दोनों ही नेताओं को आपने सुना, लेकिन हमने जिस बात से चर्चा की शुरुआत की थी, मंत्री इंदर सिंह परमार का वो बयान जो उन्होंने इस दिवस पर दिया, क्या इस तरह का जो बयान है वो कहीं ना कहीं सरकार को बैकफुट पर खड़ा कर सकता है? जी संजय जी। हेलो। जी जी संजय जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, आपसे ही सवाल है कि मंत्री ने जो बयान दिया इंदर सिंह परमार जी ने, उनसे कहीं ना कहीं अब कांग्रेस को निशाना साधने का तो मौका मिल गया है, लेकिन क्या बीजेपी को अपने आप में यह स्पष्ट है कि विरोध किस बात का है? देखिए, भाजपा ने एक अलग आदिवासी की परिकल्पना की है जी, और उसका ऐसे समझ में आता है जी कि जब कांग्रेस की सरकार बनी 1.5 साल के लिए जी, तो उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो आदिवासी दिवस को टंटिया मामा का जो जन्मदिन होता है या जो हम उसको मानते हैं जी, और कांग्रेस ने कहा हम इसको मानते हैं जी। फिर अंततोगत्वा ये हुआ कि जब आदिवासी समाज का एकदम माहौल किसी के पक्ष में या किसी के खिलाफ जाते दिखा जी, तो ये सबको मानना पड़ा जी, नहीं, आदिवासी जो दिवस है भले ही वो अंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस है जी, लेकिन आपके लिए भी तो लागू है। अपन ऐसे कितने अंतरराष्ट्रीय दिवस होते हैं जिसको आप अपन मानते हैं जी। इंटरनेशनल डॉक्टर डे है, इसको क्या इंडिया का डॉक्टर डे अलग मनाएंगे क्या? ऐसा तो ये मैं समझता हूँ ये राजनीति का विषय है जी, और इसको खींचतान करने, इस तरह की राजनीति करने का कोई विषय नहीं है किसी को भी। आदिवासी अगर किसी के केंद्र में है तो उसकी बात होनी चाहिए, दिवस हो या ना हो, मनाया जाए या ना मनाया जाए, लेकिन आदिवासियों के हितैषी कौन? आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस या भाजपा। तो मेरा मानना ये है कि जो आज दोनों दलों ने आदिवासी को वोट बैंक माना है जी, और भी जो समुदाय हैं उनको वोट बैंक माना है जी, ये अलग बात है कि डेवलपमेंट जरूर हुआ है आदिवासियों का, लेकिन आज भी अगर 70 साल की आजादी के 70 साल अगर हुए हैं और इसके बाद भी अगर आदिवासी किसी बात से परेशान है तो ये कहीं ना कहीं सरकारों के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आखिर आदिवासी समाज का भला किसने किया जी। तो मैं समझता हूँ कि आज आदिवासियों के लेके बहुत गंभीरता से दोनों दलों को चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि अगर आदिवासी अगर कहीं भी किसी प्रताड़ना या किसी बात से परेशान है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं सरकार के ऊपर कि आखिर ये कैसे हो रहा है जी। तो जबकि आप खुद जानते हैं कि आदिवासियों के लिए या SC/ST वर्ग के लिए एक एक्ट है, बिल्कुल जी, उस एक्ट के तहत अगर वो जरा भी शिकायत करता तो कार्रवाई होती है जी। उसका भी डर नहीं है, अगर राजनीतिक दलों को उसका भी डर नहीं है तो इससे साफ समझ में आता है कि वो आदिवासियों को उस लेवल पे नहीं मानते जिस लेवल पे मानना चाहिए या उनके उन्नयन के लिए जो बात पार्टियों को करना चाहिए वो नहीं कर पा रही है। इस कारण से आज आदिवासियों को लेके, प्रताड़ना को लेके इतने मामले सामने आ रहे हैं जी। बिल्कुल, मोहित जी का रुख कर लेंगे फिर से। मोहित जी, जिस तरह से अनुराधा जी ने भी कहा कि हाल फिलहाल में आदिवासियों के खिलाफ जो आपराधिक घटनाएं हैं वो बढ़ी हैं, निश्चित तौर पर कार्रवाई जरूर हुई, लेकिन लगातार इस तरह की घटनाओं का सामने आना, और दूसरी बात जिस तरह से अनुराधा जी ने भी सवाल उठाया कि प्रदेश सरकार ने आदिवासियों के हित के लिए अगर काम किए हैं तो फिर इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति क्यों होती है? जहां तक अपराध की बात है जी, कोई भी किसी भी जाति, संप्रदाय या पार्टी से अपनी आस्था रखने वाला हो सकता है जी। सवाल है कि वो अगर क्राइम करता है या अपराध करता है तो उसके बाद उस पर कार्रवाई किस तरह से की गई, क्या उसको बचाने का प्रयास किया गया जी। अगर बचाने का प्रयास किया तो गलत है जी। किसी व्यक्ति ने क्राइम किया, अपराध किया तो वो किसी से पूछ के पार्टी विशेष का है इस कारण तो उसने अपराध किया नहीं, अपराध के बाद उस पर कितनी कड़ी कार्रवाई की गई। जैसा अनुराधा जी ने सीधी का उल्लेख किया, सीधी में जिस अपराधी ने अपराध किया जी, अक्षम अपराध है, उस पर कार्रवाई की गई, उसके घर पे बुलडोजर चलाया गया, उस पीड़ित व्यक्ति को माननीय शिवराज जी ने घर बुलाया, उसका सम्मान किया, उसके चरण पखारे, उससे माफी मांगी सार्वजनिक तौर पे। आपने इसके पहले कभी नहीं देखा होगा कि किसी मुख्यमंत्री ने, हमारे कार्यकर्ता जरूर थे वो, उन्होंने गलती करी, उन्होंने अपराध किया, उसकी कोई हम जस्टिफिकेशन नहीं कर रहे, मगर उस अपराध के चलते, अपराध बोध के चलते मुख्यमंत्री जी ने उसको घर बुला के इसका पैर पखारे, माफी मांगी, उसका जितना हम
हम सम्मान कर सकते थे, हमने किया, हम उस अपराध उसकी भरपाई नहीं कह रहे हैं जी। हमने अपनी उस कार्यकर्ता की गलती को मानते हुए उससे हमने माफी मांगी, उसको जो सम्मान हम दे सकते थे हमने सम्मान दिया। अब बात करें आदिवासी भाइयों के विकास की जी। महिला हो, कन्याएं हो, आदिवासी किसान हो, सबके लिए प्रत्येक जाति, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समुदाय के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने इतनी योजनाएं बनाई है, जितनी भी योजनाएं हैं सब आदिवासी वीरों के नाम पर हैं। इनके यहाँ सामान्य तौर पर गांधी परिवार के नाम पर योजना होती थी, कोई भी योजना होती थी उसके आगे किसी गांधी परिवार के सदस्य का नाम लग जाता था। चलिए वो एक अलग विषय है जी। हम बात करें आदिवासियों, जो बजट था 2002 जब तक दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, प्रदेश का बजट 56 करोड़ था। आज 36,500 करोड़ का बजट है। प्रदेश में जो विकास हुआ है वो विकास सबको दिख रहा है। कांग्रेस उसको मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के जमाने, चाहे आप सड़कों का निर्माण ले लें, चाहे कारखानों का ले लें, चाहे जीडीपी, हर चीज, और एक जिस वादे पर ये पिछली बार आए थे किसान की कर्ज माफी, इतना बड़ा धोखा आज तक किसी सरकार ने, किसी पार्टी ने किसानों के साथ, आदिवासियों के साथ नहीं किया होगा। इन्होंने क्या कहा, हमने 23,50,000 किसानों का कर्जा माफ किया। उत्तर प्रदेश में 2019 में 1,27,00,000 किसान थे। मैं पूरा डेटा वो आंकड़ा दे रहा हूं आपको, चाहे तो आप उसको वेरीफाई कर लें। उस 1,27,00,000 किसानों की कर्ज माफी के लिए इनको लगभग 50,000 करोड़ की आवश्यकता थी। 2019 में इन्होंने 8,000 करोड़ का प्रावधान किया, उसमें से 5800 करोड़ रुपए दिए। सबसे मजे की बात सुनिए, इन्होंने क्या कहा, 60% पैसा हम देंगे, 40% पैसा सोसाइटी देगी। सोसाइटी किसकी है? किसानों की। मेरा कर्ज माफ करने के लिए आप 40% पैसा मुझसे ही मांग रहे हैं, और आपने कहा था कि हम तुरंत किसानों का कर्जा माफ करेंगे। 1,27,00,000 किसान, ठीक है, आपने एक साल में 23,50,000 किसानों का कर्जा चलिए माफ जवाब ले लेते हैं। अनुराधा जी आंकड़ों पर जवाब दे जी। ये जो 60% राशि इन्होंने समाज के, प्रदेश के और देश के डेवलपमेंट के लिए निहायत जरूरी क्या होता है? अपराध मुक्त, भय मुक्त वातावरण। आज एनसीआरबी के डेटा के अनुसार मध्य प्रदेश आदिवासियों पर अत्याचार चरम पे है। मेरा आदिवासी भाई बहन आज अपने आप को भय मुक्त वातावरण में रहने को मजबूर है भाजपा के कुशासन में। और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि किस तरीके से हमारे प्रदेश अध्यक्ष और तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने, जो चुनी हुई सरकार थी, लोकतंत्र के मूल्यों पर किस तरीके से कुठाराघात किया मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है। और 15 महीनों में से मात्र 11 महीने मिले हमारे प्रदेश अध्यक्ष और तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को, और उन्होंने उसमें 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। ये विधानसभा के पटल पर भी माना जा चुका है। आप मंशा की बात करते हैं तो मंशा देखिए, मंशा इसको कहते हैं। कांग्रेस जो कहती है, कांग्रेस ने सदैव किया, और आज 18 सालों में बात करते हैं मध्य प्रदेश के श्रम पोर्टल पर 1,21,00,000 बेरोजगार हैं, रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। और कितने लोगों को नौकरियां मिली भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। वहीं दूसरी ओर आप महंगाई का आलम देखिए कि टमाटर 200 रुपए पार, धनिया 200 रुपए पार। ठीक है, जवाब दे मोहित जी, अनुराधा जी की बातों का जवाब दे। 410 रुपए में जो बेचकर, लेट मी फिनिश, 410 रुपए में जो कांग्रेस की यूपीए शासन में 410 रुपए की गैस सिलेंडर मिलता था, आज 1200 रुपए पार है। और अभी कुछ लोग फूड महीना भर भी नहीं गुजरा है कि कमर्शियल गैस के सिलेंडर बढ़ा दिए गए। तो जो आम आदमी जो रोजगार की तलाश में गांव से निकल कर आता है शहर में, तो कहाँ खाना खाता है? ढाबे में खाना खाता है ना। तो उसको तो 2 वक्त का 2 जून की रोटी खाना मुश्किल हो गया है। आज दूभर हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है। आज कहाँ जाए इंसान?
कहाँ जाए इंसान, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में कह रही है कांग्रेस। जवाब दें मोहित जी, जवाब दें जी। अनुराधा जी को याद होगा जी, कोविड का इतना बुरा समय था दुनिया के लिए जी, मगर हिंदुस्तान की मोदी सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने कोविड के दौरान भी जब जाना आना निकलना मुश्किल था जी, करोड़ों घरों में राशन पहुंचाया, करोड़ों घरों में राशन पहुंचाया। कोविड जैसे समय में भी किसी को भूखा मरने नहीं दिया जी। और अगर मैं बात करूं इनसे, ये इनकी सरकार सिर्फ किसानों की कर्ज माफी पर आई थी। ये 27 खुद उन्होंने स्वीकार किया कि 27,50,000 किसानों का कर्ज माफ किया। राहुल जी ने, कमलनाथ जी ने 1, 2, 3, 10 तक गिनती गिनी थी। 10 दिन के अंदर हम सब किसानों को कर्जा माफ कर देंगे। मध्य प्रदेश में उस समय 1,27,00,000 किसान थे। 55,000 करोड़ का आवंटन होना चाहिए था, इन्होंने 1,000 करोड़ में 50 करोड़ रुपए दिए और 27,000 पे 27 लाख 50,000 किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। कोरोना पीड़ित परिवारों को कितना मुआवजा मिला? 60 दिन करे भारतीय जनता पार्टी। मैं पूछती हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, सिर्फ घोषणाओं पे घोषणाएं, घोषणाओं पे घोषणाएं, चुनावी समर है तो रोज नहीं घोषणाएं। अरे कितना क्रियान्वयन हुआ उन घोषणाओं का? मैं पूछती हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, मैं कह देने से नहीं होता, आप बता दें जनता को जी कि आपने कोरोना काल का जिक्र किया ना, तो आपने कितना मुआवजा राशि आवंटित की और कितने परिवारों को सार्वजनिक भारतीय जनता पार्टी थोड़ी हमारी पार्टी से लड़े और दोबारा जीते, तब हमारी सरकार बनी। हमने इनकी पार्टी में तोड़ी, इनकी पार्टी से लोग छोड़कर आए। चलिए ठीक है, विषयांतर हो जाएगा, उस बात पर हम नहीं जाएंगे। जी जी ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार संजय सोनी जी का रुख कर लेंगे फिर से। संजय सोनी जी, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप तो अपने तौर पर चलते रहेंगे, लेकिन निष्पक्ष तौर पर सिर्फ आप इस बात का जवाब दे सकते हैं कि वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में यदि हम देखें तो आदिवासियों की स्थिति क्या है। हालांकि आपने पहले कहा कि पहले से स्थिति बेहतर हुई है, लेकिन जब चुनाव आते हैं तब आदिवासी, ये विशेष समुदाय एक बार फिर से दोनों ही पार्टियों को फिर से रास आने लगते हैं। लेकिन चुनाव के अगर हम 4 सालों का इतिहास पिछला देखें तो क्या तब स्थिति बेहतर हुई थी या फिर सिर्फ चुनावी साल में इन पर ज्यादा फोकस होता है? देखिए, आप भी जानते हैं कि जब चुनाव आते हैं तो वोट बैंक किया जाता है जी। कोई भी दल हो, भाजपा हो कांग्रेस हो, अपने वोट बैंक के लिए काम कर रहा है। और इस समय भाजपा जो केंद्र से ले जी, इस समय आदिवासी और खास तौर से जो निचला दर्जा है जी, उसको फोकस करते हुए आदिवासी, SC, ST जो भी इन वर्गों से आता है, जो कभी भाजपा के पास नहीं था वो वर्ग, कांग्रेस के पास वो वर्ग हुआ करता था उसके वोट बैंक के रूप में। तो अब वो भाजपा ने जब 2014 के बाद से सरकार बनाई, तो उसके बाद जब दूसरी बार सरकार में आई तो उनका फोकस विशेष तौर पे आदिवासी, अनुसूचित जाति ऐसे वर्ग के प्रति है जो बहुत बड़ा वर्ग है, जो सीधा वोट करता है, एक तरफ वोट जाता है। तो इसके लिए उनने अपना ध्यान केंद्रित किया और इस वर्ग को साधने के लिए केंद्र ने और राज्य सरकारों ने विशेष ध्यान दिया और उन्होंने वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए तरह तरह की योजनाएं लेके आई। और अभी आपको याद होगा कि अभी सरकार ने पैसा एक्ट भी लागू किया, मध्य प्रदेश सरकार ने, वो इसी को ध्यान में रख के किया कि उनको एक बड़ा वोट बैंक हासिल करना, क्योंकि 2018 में ये बहुत छिटक गया और केवल 17 सीट ही मिली थी 47 सीटों में से भाजपा को। तो ये आधार बन गया। अब उन्होंने जब वोट बैंक के खातिर उनके लिए विशेष ध्यान देने की आदत इन्होंने डाली और इसके कारण अब धीरे धीरे ये, क्योंकि 2023 के बाद 2024 में चुनाव है, तो अगर ये वोट बैंक भाजपा के पाले में आ जाता है तो इनको 24 का भी लाभ होगा और 23 में भी लाभ होगा। इस गणित के हिसाब से इन्होंने आदिवासी, आप देखिए कि अभी लगातार आदिवासी क्षेत्रों में कार्यक्रम कर रहे हैं शिवराज जी। बिल्कुल। और भाजपा अपने संगठन के दृष्टि से काम कर रही है, सरकार अपने सरकार की दृष्टि से काम कर रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और 47 सीट कम नहीं होती। वैसे तो इनका प्रभाव 60 सीट के आसपास है, लेकिन 47 सीट तो फिक्स इनके खाते में है। तो इस वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए सरकार ध्यान दे रही है और कांग्रेस भी इसको ध्यान में रखते हुए इस वर्ग को फोकस करते हुए उनके लिए कार्यक्रम कर रही है। आज ही प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आदिवासी दिवस मनाया गया। कमलनाथ खुद मौजूद थे, उनके आदिवासी नेता मौजूद थे। इसी तरह भाजपा ने भी कार्यक्रम करे आदिवासी क्षेत्रों में। तो अब आदिवासी किसका,
ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। और चूंकि कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम जल्दी से मोहित जी का रुख कर लेंगे। मोहित जी, जवाब दे संक्षेप में कि चुनावी साल है, इसलिए फोकस भरपूर किया जा रहा है आदिवासियों पे, क्योंकि ये निश्चित तौर पर छुपा नहीं है कि एक बड़ा जो दायित्व है आदिवासियों के कंधों पर भी है कि सरकार किसकी बनेगी। आपको हमारा केंद्रीय मूल मंत्र याद होगा, पता होगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम इस नीति पर काम करते हैं। हम किसी भी समुदाय, जाति, वर्ग को वोट बैंक नहीं मानते जी। ये वोट बैंक शब्द की उत्पत्ति कांग्रेस ने की है जी। तो इसलिए हमारी पार्टी में वोट बैंक जैसा कोई शब्द नहीं होता। अब मैं आपको वोट बैंक की राजनीति का छोटा सा उदाहरण देता हूं, जो अभी कुछ दिन पहले इन्होंने पेश किया। आपने एक चुनाव अभियान समिति बनाई, उसमें श्री कांतिलाल जी भूरिया को आपने अध्यक्ष बनाया, चुनाव अभियान समिति बन गई। फिर चुनाव समिति की क्या आवश्यकता है, जिसके मुखिया श्री कमलनाथ जी हैं। कमलनाथ जी ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखा है, आदिवासी भाइयों को दिखाने बरगलाने के लिए कि आदिवासी नेता को हमने चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया है। उनके पास क्या पावर है? कोई पावर नहीं। ये होता है छलावा। ये इसमें कांग्रेस की एक्सपर्टीज रही है। मगर जब लोगों ने इस बात को समझ लिया तो इनको प्रदेशों से भी बाहर किया और देश की सत्ता से भी बाहर किया। और आज देश में कहां बैठे हैं, और ये जो अपना मुगालते पाले बैठे हैं, काल्पनिक सरकार इनकी बन गई। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए, इनके यहाँ पोर्टफोलियो बढ़ गए। कौन सा व्यक्ति कौन सा पोर्टफोलियो लेगा, कौन हेल्थ मिनिस्टर बनेगा, कौन फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा, जवाब ले लेते जल्दी से। अनुराधा जी, काल्पनिक सरकार बन गई कह रहे हैं मोहित जी, और इस बात का भी जवाब दें कि इस चुनाव में आदिवासियों का साथ किस तरह से कांग्रेस को मिलने की उम्मीद है। जी अनुराधा जी। अनुराधा जी, क्या आप सुन पा रही हैं मुझे? चलिए, अनुराधा जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहरहाल समय की हमारे पास कमी है और हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में भी पहुंच चुके थे, तो देखना होगा कि इस बार चुनाव में आदिवासियों का साथ किसके साथ होता है। और इस बार चुनाव जिस तरह से नजदीक आ रहे हैं, लगातार आदिवासियों पर भी राजनीति गरमा रही है, लेकिन ये राजनीति कहां तक जाएगी, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। बहरहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए इस डिबेट में। इसी के साथ हमारे इस कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। बहनों और भाइयों, मुझे कहने में एक सुखद एहसास होता है कि हमने ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक, वाणिज्यिक, औद्योगिक विकास का पूरा ध्यान दिया है। नई ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग नीति 2022 के तहत भूपेश सरकार ने 600 करोड़ रुपए की लागत से 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की